गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने C2 के बारे में बात करी थी। आज हम लोग उसके जो 2 प्लांट्स थे उसके बारे में बात करेंगे। पहला प्लांट है एक्विस्टम एराबेंस। ये कई प्रकार की जो हमारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको ठीक करने में हमारी मदद करता है। बेसिकली हम इसको भी ये कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर में शोथ कम करने में मदद करता है। तो शोथ के कारण जितनी भी समस्याएं होती हैं, जिसमें संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, दर्द हो, पस पड़ जाए, ऐसी सभी समस्याओं में ये हमारी मदद करता है। तो जब भी शरीर में पानी रुक जाए या पानी से संबंधित समस्याएं हो, तब इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। ये औषधि जो आंखों में श्लेष्मा की सूजन हो जाती है, श्लेष्मा नलिकाओं में सूजन हो जाती है, उसके लिए, पेचिश के लिए, बवासीर के लिए, मूत्र विकारों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में सूजन हो, यूरिन में म्यूकस आता हो, माइक्रोब्स आते हो, पेशाब करने के बाद दर्द होता हो, शरीर में कहीं पर भी जल के अधिकता के कारण अल्सर, मधुमेह या तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो, जो विशेष रूप से यूरिन पास करने के बाद आराम महसूस कराएं, उसके अंदर इन रेमेडीज का प्रयोग किया जाता है। ये रेमेडी गुर्दे और पथरी से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियों में, सूजन में, एडिमा में, एसाइटिस में, पानी की अधिकता को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें संयुक्त दर्द हो, कमजोरी, गाउट, हाई कोलेस्ट्रॉल, त्वचा में घाव, मासिक धर्म की अधिकता, वजन की अधिकता, नाक, फेफड़े, पेट में अनियंत्रित स्राव, नाखून कमजोर होना, पेचिश, आंखों में सूजन, फ्लू की समस्या या बवासीर होना इस रेमेडी के संदर्भित क्षेत्र में आता है। यानी इस रेमेडी के द्वारा इन सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। अगली रेमेडी है पेट्रो सेलिनियम सेटिवम। ये हमारी श्वास नलिका में जो म्यूकस बन जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये खांसी, ब्रोंकाइटिस या किसी भी प्रकार का जब शरीर से कोई निर्वाहन हो, निर्वाहन मतलब शरीर से कोई चीज बाहर की ओर निकलती हो, वो चाहे मोशन हो, यूरिन हो, पसीना हो, आंसू हो, विचार हो, ऐसी सभी अवस्थाओं में जब हमें परेशानी हो, दुख हो, तब हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। तो फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं, दिमाग से जुड़ी हुई समस्याएं, सांस लेने में परेशानी या हमारे लंग्स का मध्य लोब कमजोर हो, तब हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। इसे टीबी की औषधि भी बोला जाता है, जो बेसिकली लंग्स से तरल स्राव कम करती है और जो खांसी में रक्त आता है, सीने में दर्द या शरीर में थकान बनी रहती है, उसको कम करने में मदद करती है। बेसिकली इस औषधि का प्रयोग पी ग्रुप के साथ बहुत अच्छा रहता है। C2 है ये, पी ग्रुप के साथ ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। आंख, सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द में आराम देती है। चक्कर आने पर चक्करों के इलाज के लिए, पानी निकालने के लिए, महिलाओं में दुग्ध संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, चलने के दौरान कमजोरी, थकान, बाहों में दर्द,
पिंडलियों में दर्द जो विशेषकर बना रहता है, जो शुगर के पेशेंट्स को होता है, बुखार के कारण जो अधिक पसीना आता है, या शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से जो पसीना लगातार निकलता रहता है, जिसमें पेशेंट का खून का दौरा बढ़ा हुआ हो, हाई बीपी में इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही खुजली वाली बवासीर, मूत्र संबंधी लक्षणों के लिए, गुदा में जलन और खुजली वाली बवासीर के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। ये रेमेडी हमारे पेरिनियम क्षेत्र से मूत्र मार्ग तक जलन, खुजली, झुनझुनी, कालापन, सूजन इत्यादि दूर करने में, दूध दूधिया स्राव, मूत्र मार्ग में गहरी खुजली, पेट फूलना, पेट का दर्द, मितली, उल्टी, मरोड़ते हुए पेट में दर्द होना, यानी आईबीएस जैसी समस्याओं में ये दवा काम करती है। इस दवा का मूल कार्य है शरीर के पानी को व्यवस्थित रखना। लक्षणों के रूप में मल मिट्टी की तरह सफेद रंग का आता है, बिखरा बिखरा सा आता है। वो सफेद हो जरूरी नहीं है। पीले मल में भी सेम समस्याएं हो सकती हैं, जिसे डायरिया बोला जाता है। तो पुरानी डायरिया में, गूदा में यदि जलन रहती हो, गूदा का मुख खुल गया हो, गूदा पे हाथ लगाने पर नरमी का आभास हो, ऐसी समस्याओं में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से पीठ या बाहों की मांसपेशियां मरोड़ खाती हो, सख्ती लिए होती हो, या हल्का सा दबाव देने पर तनाव महसूस होता हो, और तनाव अगर लगातार दिया जाए तो उबासी आ जाए, या पेट से गैस पास हो, या पेट में आवाजें आए, तब हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये C2 रेमेडी थी। अब हम बात करेंगे C3 के बारे में। बेसिकली इसको हम, जो हमारे सेल्स होते हैं, उसकी रेमेडी इसको हम बोल सकते हैं। ये हमारे टिश्यूज को, सेल्स को रिपेयर करने का, हील करने का, उनके वर्किंग पैटर्न्स को सुधारने का काम करती है। इस रेमेडी को हम कार्टिलेज की रेमेडी भी कह सकते हैं, जो दो हड्डियों के बीच में पाई जाती है। उसमें यदि सड़न, गलन, छीजन हो, तो इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यह रेमेडी विशेष रूप से त्वचा पर, जोड़ों पर, हड्डियों पे और थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। ये जो औषधि है, ये मूल रूप से सभी छोटे बड़े जोड़ों पर, त्वचा पर अपना विशेष प्रभाव रखती है। इसके अलावा पीने में जब इसका प्रयोग किया जाता है, तो शरीर के अंदरूनी रूप से जो ऊपरी लेयर होती है किसी भी ऑर्गन या नर्व्स की, उसमें सड़न हो, गलन हो, घाव, खुजली, फोड़े, फुंसी, किसी भी प्रकार के त्वचा के इन्फेक्शन हो, ये उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, उनको रिपेयर करने का काम करती है। इसका कार्यक्षेत्र त्वचा, आंतें और ग्रंथियां हैं। यह औषधि दस्त, घेंगा रोग, जो थायराइड होता है, त्वचा रोग में बहुत अच्छा आराम देती है। मूल रूप से इस औषधि में भी 5 पौधे आते हैं। इनका प्रभाव हमारी अस्थियों पर, त्वचा पर व्यापक रूप से होता है, यानी कंप्लीटली ये हमारी कार्टिलेज बोन्स पर, जो सॉफ्ट बोन्स होती है उन पर, और स्किन पर विशेष रूप से काम करती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में आने वाले रोग, जैसे अस्थिक्षय, अस्थिशूल, फोड़े, स्नायुशूल, दंत रोग, प्रमेह, रात्रि में अस्थि वेदना, जोड़ों के रोग, चोट, सूजन, पस बनना, ऐसे रोगों पर काम करती है। इस औषधि के प्राकृतिक गुण हैं, ये कैंसर जैसी चीजों को नष्ट करती है, जो शरीर में धीरे धीरे पनपते हैं। कैंसर के कारण जो शरीर में पीड़ा होती है, उस पीड़ा का नाश करती है। उसके अलावा ये मलमूत्र विसर्जक औषधि भी है। प्रदाह का नाश करती है, इन्फ्लेमेशन खत्म करती है, जो बेसिकली टिश्यूज की कमजोरी के कारण उत्पन्न होती है। हमारी त्वचा पर, जैसे हमारी स्किन है, बाहरी लेयर जो है,
ऐसे ही हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की भी त्वचा मानिए, चाहे वो नस हो, मांसपेशियां हो, हृदय हो, लीवर हो, लंग्स हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर स्किन मानिए, तो ये हर प्रकार की स्किन के टिश्यूज को रिपेयर करने का कार्य करती है। इसका कार्य क्षेत्र बेसिकली S3 की भांति है, वो फंक्शनल पे काम करती है और ये स्ट्रक्चर पे काम करती है। तो त्वचा में जब जीर्ण रोग हो जाए, S3 कैटेगरी के जब रोग जीर्ण हो जाए, उसके अलावा त्वचा कहीं से जल जाए, झुलस जाए, त्वचा में सिरोसिस हो जाए, सेल्स डेड हो जाए, घाव बन जाए, पस पड़ जाए, त्वचा पर उभरे हुए गुमड़ दिखाई दे, त्वचा पर कोई एसिडिक रसायन द्रव गिर जाए जिससे त्वचा जल जाए और उसके जो सेल्स होते हैं वो गल जाए या जल जाए, तो ऐसी अवस्था में C3 का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम फेस फेस पर APP का प्रयोग करते हैं लगाने के लिए, तो उसी से संबंधित पिलाने के लिए औषधि जब बनती है तो C3 का प्रयोग उसमें विशेष रूप से रहता है। इसके अलावा शरीर में थायराइड ग्रंथि पर ये रेमेडी विशिष्ट रूप से काम करती है। C3 का पहला डाइल्यूशन बढ़ी हुई ग्रंथि को मुलायम करने का काम करता है। यानी अगर किसी को थायराइड ग्रंथि में सूजन आ गई है, तो ये सूजन को कम करके ग्रंथि को उसके आकार में लाती है, लेकिन ये केवल फर्स्ट स्टेज तक ही ऐसा कर पाती है। उसके बाद इसका सेकेंड डाइल्यूशन ले सकते हैं जो सूजन को और कम करेगा, फिर थर्ड डाइल्यूशन, यानी ऊंचे ऊंचे डाइल्यूशन पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट डाइल्यूशन से थायराइड के रोगी को C3 का प्रयोग कराकर ऊंचे डाइल्यूशन पर जाना चाहिए, जिससे जो ग्रंथि की सूजन है वो सूख कर सामान्य आकार में आ जाती है। इसके अलावा इस औषधि का प्रयोग अतिसार, अजीर्ण की समस्या में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही समस्याएं पेट में पानी की समस्या से संबंधित है। हालांकि C2 भी सेम काम करती है, पर C2 सिर्फ पानी निकालने का काम करती है, जबकि C3 उस टिश्यू को रिपेयर करने का काम भी करती है। तो यदि पहले ज्यादा पानी की मात्रा हो तो C2 से निकालिए, फिर C3 से उस एरिया को रिपेयर करिए। इसके अलावा जो अस्थियों के दर्द होते हैं जो ठंड के कारण हो जाते हैं, जिसमें अस्थिशय गलन हो, ऐसी अवस्था में C3 का प्रयोग अच्छा रहता है। दांतों के दर्द में जो विशेषकर रात को हो, जबड़े में दर्द हो, त्वचा रोग, पेट का टीबी हो जाए, ऑर्थराइटिस, लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर, व्यक्ति को कैंसरस अल्सर, पुराना जुकाम, सिस्ट, जोड़ों का अपने स्थान से डिसलोकेट हो जाना, हड्डी का बढ़ना, जोड़ों की कठोरता, नासूर रोग, अस्थियों के ऊपर इंफेक्शन हो जाना या श्लेष्मिक कला का प्रदाह होना, निमोनिया, रीढ़ का टेढ़ापन, घाव, अतिसार, घेंगा रोग में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। C3 का पहला डाइल्यूशन पेचिश, दस्त और अस्थि रोगों में, अस्थि जो संधियां होती है उनके रोगों में, जो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए हम प्रयोग में इसको ला सकते हैं। बेसिकली ये डाइल्यूशन 3 के रूप में ही यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम S ग्रुप का 1, A ग्रुप का 2 और C ग्रुप का 3 यूज करते हैं। तो जब हम नॉर्मल औषधियां बनाते हैं तो हम कैंसर 3 का थर्ड डाइल्यूशन में ही प्रयोग करते हैं, पर जब हमें अस्थियों से संबंधित, विशेषकर जोड़ों से संबंधित इंस्टेंट रिजल्ट लेना हो, तो वहां पर पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए
नए कार्टिलेज के निर्माण करने के लिए हम कैंसरसो 3 के फर्स्ट डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। सेकेंड डाइल्यूशन का प्रयोग इन्फ्लेमेशन इन बोन्स, अस्थि की प्रदाह के लिए, श्लैष्मिक कला की प्रदाह, कार्बंकल जैसे फोड़े, जोड़ों की कठोरता को कम करने के लिए किया जाता है। वहीं तीसरे डाइल्यूशन का प्रयोग अस्थि संधि में यदि तरल मात्रा पानी की बढ़ गई हो, तरलता बढ़ गई हो, जिसके कारण वहां पर इंफेक्शन आ गया हो, आंतों की ऊपरी ऊपरी कला में जो हमारे शरीर को पोषण देने के लिए सार में से, भोजन के सार में से पोषक तत्वों को खींचती है, जब उसमें प्रदाह आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, उस कंडीशन में घेंगा रोग में, हड्डी बढ़ने की अवस्था में थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग लाभकारी होता है। और वैसे भी जब हमारे पास पेशेंट आता है तो लगभग ये स्थितियां उसकी बन चुकी होती हैं, इसीलिए बेहतर होता है कि हम डाइल्यूशन 3 का प्रयोग करें। अगर नीचे के डाइल्यूशन आपका काम ना कर पाए तो आप ऊंचे के डाइल्यूशन में जा सकते हैं, पर विशेषकर कैंसरसो 6th डाइल्यूशन का प्रयोग आप त्वचा रोग, अस्थि रोग, घेंगे की वृद्धि में कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने डाइल्यूशन 1 बोला वो पोटेंसी 1 है, और जो डाइल्यूशन 6 बोला वो पोटेंसी 6 है, उसे थर्ड डाइल्यूशन ना समझे। ऐसे ही यदि किसी को एक्यूट कंडीशन में प्रॉब्लम्स आ रही हो तो C3 की गोलियों का प्रयोग पानी की तुलना में बेहतर रहता है। C3 की औषधियों में 4 औषधियां पीछे हम पढ़ चुके हैं, केवल एक एक औषधि बदलती रहती है। ये हमारी औषधियों की खास बात है कि इनकी जो प्लांट्स की जो पार्ट्स हैं उनको चेंज किया गया, औषधियां लगभग वही रखी गई, और एक या दो या तीन दवाइयों का ही मूल रूप से अंतर पैदा किया गया, जिससे हमें इन दवाओं को समझने में बहुत आसानी रहती है। तो इसमें केवल एक ही दवा एड ऑन हुई है, जिसका नाम है डेफना मेजेरियम। इसको बेसिकली मेजेरियम के नाम से जाना जाता है। शरीर में जितनी भी प्रकार के दर्द होते हैं, सिर दर्द होते हैं, दांत दर्द होते हैं, कमर दर्द होता है, उसमें डेफना का प्रयोग किया जाता है। ये औषधि काफी इफेक्टिव होती है और इसे संरक्षित पौधों की प्रजाति के अंदर रखा गया है। इसलिए बेसिकली अब इस पौधे का मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आम रूप से ये पौधा नहीं मिलता, इसकी औषधियां भी अब नहीं आती, लेकिन मेजेरियम के जो दूसरे प्लांट्स हैं उनसे संबंधित जो प्रजातियां हैं उनका प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा भी डिटेल नहीं मिलती। इसका बस ये है कि जब भी हमें त्वचा में उत्तेजना बढ़ानी हो तो मेजेरियम का प्रयोग किया जाता है। तो त्वचा पर लगाने से ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि कर देती है, जिससे जोड़ों के दर्द कैसे भी हों उनमें आराम मिलता है। इसके अलावा संक्रमण में, रतिज रोगों में, अस्थि रोग में, त्वचा रोग में, स्नायु व्याधि में, स्नायु वेदना में, अस्थिक्षय, वात रोग में, न्यूरोलैगिया में, फोड़े, दांतक्षय, खुजली, ग्रंथियों में यक्ष्मा, कब्ज आदि के लिए इस पौधे को प्रयोग में लाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल रूप से जो पौधा है डेफना, ये हमारे रक्त संचरण में वृद्धि करता है। हालांकि ये पौधा कुछ दुष्प्रभाव लिए हुए भी है यदि कोई व्यक्ति इसका सेवन करे, क्योंकि ये पौधा C3 में डाला हुआ है। तो C3 के सेवन के बाद यदि किसी व्यक्ति को मुंह पे लाली या सूजन दिखाई दे, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम हो, मूत्र में रक्त आने लगे या लाली आने लगे, व्यक्ति को मति भ्रम हो, हृदय गति बढ़ जाए या ऐंठन जैसा महसूस होने लगे, तब इस औषधि का प्रयोग पीने के लिए नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से लगाने के दौरान भी यदि त्वचा पर लाली आ जाए, सूजन आ जाए, फोफले पड़ जाए, नेक्रोसिस जैसी समस्या हो जाए, तब भी इस रेमेडी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखिए, C3 का प्रयोग करते हुए अपनी आंखों को बचाकर रखें,
ये आंखों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। हालांकि हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काम कर रहे हैं, इसमें और भी प्लांट मिक्स है। ये जो खूबियां बताई गई है डेफना मेजेरियम की बताई गई हैं, लेकिन क्योंकि ये पौधा C3 में डला है तो C3 के बहुत सूक्ष्म इफेक्ट ये पड़ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक C3 प्रयोग कराई जाए तो ये सिम्टम जो बताए गए हैं आपको उसके शरीर पर नजर आ जाएंगे। इसी तरीके से यदि ये दवाई पॉजिटिव डाइल्यूशन के रूप में बार बार किसी व्यक्ति को दी जाए या लगाई जाए तो उस व्यक्ति के शरीर में सूजन आ जाती है, और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है, इसलिए मैं ये चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं कैंसरसोफोर पे। कैंसरसोफोर बेसिकली अस्थियों की औषधि या हड्डियों की औषधि इसको बोला जा सकता है। ये हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिक द्रव्य हैं जो हड्डियों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उसे बाहर निकालने का काम करती है। तो शरीर में C3 कार्टिलेज पर और C4 हड्डियों पर कार्य करती है। C3 जो नरम हड्डियां हैं उस पर काम करती है, हड्डियों से संबंधित नई समस्याओं पर काम करती है, जबकि C4 हड्डियों से संबंधित कठोर या पुरानी समस्याओं पर काम करती है। इसमें गिल्टी, कड़ापन, सूजन, गांठ, ट्यूमर, हड्डियों में टेढ़ापन इत्यादि शामिल होता है, और यही सारी चीजें हम C3 में भी शामिल करते हैं। C4 का प्रयोग हम बेसिकली अस्थि भंग में करते हैं। जब हड्डी टूट जाती है तो ये उसको शक्ति देने का कार्य करती है। इसका कार्य क्षेत्र अस्थि, कार्टिलेज, नाखून, दांत, बाल, रोम ये हैं। जितने भी हमारे शरीर में पुराने और गहरे घाव हों और अस्थाई जख्म होते हैं जो बेसिकली लड़ाई झगड़े में, युद्ध में लग जाते हैं, उनको दूर करने के लिए कैंसरसोफोर का प्रयोग किया जाता है। ये बालों पर भी, क्योंकि बाल हमारी हड्डियों की वेस्टेज है, नाखून हमारी हड्डियों की वेस्टेज है, दांत हमारी हड्डियों की वेस्टेज है, इन पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट रखती है। जो भी चीजें हड्डियों को पोषण मिलने से रोकती है, C4 उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो शरीर में हड्डियों से संबंधित गठिया, बाय, संधिशोथ, मोतियाबिंद, मूत्र संस्थान में यूरिक एसिड के कारण पथरी का बनना C4 के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। C4 को विशेष रूप से दांतों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं, जिसमें दांतों में कीड़ा लगना, दांतों का कमजोर होना, खराब होना, दुर्बल होना, दांतों में टेढ़ापन आना, अस्थियों में वक्रता इत्यादि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा अस्थियों में उसकी श्लैष्मिक कला पर यदि सूजन आ जाए, अस्थियों में ठंड लगने के कारण दर्द हो, तब भी इस रेमेडी का प्रयोग अच्छा रहता है। यह औषधि अस्थि अस्थियों के लिए एक शक्तिवर्धक टॉनिक के रूप में काम करती है, शरीर से गठिया का नाश करती है, मलमूत्र का शुद्धिकरण करती है, कैंसर प्रदाह का नाश करती है, और एक हड्डियों के लिए बेहतरीन टॉनिक के रूप में जानी जाती है। हमारे कान के अंदर एक छोटी हड्डी पाई जाती है जिसे स्टेप नाम से जाना जाता है। ये हड्डी बेसिकली हमारी बॉडी के बैलेंस को विशेष रूप से व्यवस्थित करने का काम करती है। यदि कोई भी बच्चा या बड़ा व्यक्ति चलते चलते चीजों से टकराता हो, अपने मन को एक जगह पर केंद्रित ना कर पाता हो, कान में पस पड़ता हो, कान से पानी बहता हो, तो ऐसी अवस्था में भी कैंसरसोफोर, जो स्पेशली आपके वर्टिगो के केस में प्रयोग में लाई जा सकती है। इसके अलावा रतिज रोगों के लिए भी ये प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें जनेंद्रियों में पस पड़ जाए, जो गनेरिया, सुजाक जैसे रोगों में होता है, महिलाओं में लिकोरिया की शिकायत हो, या बॉडी से किसी भी प्रकार का पस का स्राव होता हो, या सफेद पदार्थ जिसका दूधिया रंग होता है उसका स्राव होता हो, जैसे महिलाओं में लिकोरिया या दूध दूध से संबंधित समस्याएं, तो ये उनको नियंत्रित करने का काम करती है। ये घाव के ऊपर
नई चर्म बनाने का काम करती है, अस्थियों को जोड़ने का काम करती है, आंतों में घाव रिपेयर करती है और घुटने की जो कार्टिलेज है उसे बनाने का कार्य करती है। ये बहुत सारे रोगों में प्रयोग करी जाती है, जिनमें अस्थियों का फोड़ा होना, अस्थियों में दर्द होना, फोड़े का पकना, संधियों में कठोरता होना, अस्थियां सॉफ्ट पड़ जाना जो हमारी बॉडी में पीएच लेवल बढ़ने के कारण होता है, अस्थियों में नासूर होना, दांतों का झड़ना, दांतों का कमजोर पड़ना, एलिफेंटाइसिस रोग, गांठ, कुबड़ापन, संधिशय, अंडकोश में जल संचय होना, संधियों की प्रदाह होना, अस्थियों की गलन, मोटापा, अस्थि प्रदाह, राज यक्ष्मा, अर्श, मूत्र संबंधी समस्याएं, गंजापन, कमर का टेढ़ा होना, रीढ़ का टेढ़ा होना, फेस पर फुंसियां होना, विभिन्न प्रकार के शरीर में अल्सर होना, या कानों की समस्या जिसमें पानी बहता हो, या बॉडी में बैलेंसिंग की समस्या हो, इसमें हम C4 का प्रयोग कर सकते हैं। C4 के प्रथम डाइल्यूशन का प्रयोग शरीर से जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो हड्डियों को नुकसान पहुंचाते हैं और वसा के कारण जो मोटापा बन जाता है जिसमें पसीना नहीं आता, केवल शरीर ठंडा करने के लिए पानी बहता रहता है लेकिन पसीना नहीं आता, व्यक्ति थकान महसूस करता है, शरीर टूटा टूटा रहता है, देखने में व्यक्ति भले ही पतला हो लेकिन आंतरिक रूप से उसमें चर्बी की वृद्धि हो जाए, उस केस में हड्डियों को कमजोर करने के लिए, क्योंकि ये कच्चा कार्टिलेज होता है, इसको कमजोर करने के लिए हम C1 का डाइल्यूशन 1 का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज C4 का डाइल्यूशन सेकंड बेस्ट रहता है प्रयोग करने के लिए। नॉर्मली C3 ना समझ आए तो C3, नहीं तो सॉरी C4 का डाइल्यूशन ना समझ आए तो हमारा जो रूल है डाइल्यूशन 3 प्रयोग करें, उसका प्रयोग करें, नहीं तो बेटर होगा कि C4 का सेकंड डाइल्यूशन सबसे अच्छा रहता है प्रयोग में लाने के लिए। C4 का सेकंड डाइल्यूशन अस्थियों की क्षय, नाखूनों की क्षय, दांतों की गलन या नासूर में प्रयोग करना चाहिए। वहीं थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग जो है वो बेसिकली कानों की समस्याएं या पेट, अस्थि और प्रदर, मधुमेह से संबंधित समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि शरीर के ऊपर त्वचा पर घाव हो, नासूर हो, फोड़े हो, विष का प्रभाव हो, अस्थियों में सूजन हो जिसके लिए हम कंप्रेस का प्रयोग करें, ऐसी अवस्थाओं में C4 के साथ GE या WE का प्रयोग अच्छे रिजल्ट देता है। अस्थियों को मृदु करने के लिए पानी के स्थान पर गोलियों का प्रभाव ज्यादा अच्छा रहता है। यदि शरीर में कहीं पर गुमड़ हो, उनको गलाना हो, नाक में गांठे हो, नाक में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, या नेक्रोसिस जैसी, सॉरी नेक्रोसिस बोल रहा हूँ, ये नेफ्राइटिस जैसी समस्याएं हो, ऐसी अवस्था में डाइल्यूशन 1 का प्रयोग गोलियों के रूप में करना लाभ देता है। ऐसी गोलियां दिन में 3-4 बार देनी चाहिए। C4 भी मूल रूप से उन्हीं दवाओं से बना है जो बाकी हम पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ इसमें एक दवा अलग है, सिम्फाइटम ऑफिशिएंसले। ये जो रेमेडी है, ये जो टिश्यूज खराब हो जाते हैं, जिनका पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता, कमजोर होते हैं,
उनको रिपेयर करने का काम करती है। तो इससे जुड़ी हुई सभी समस्याएं जैसे अल्सर, गैस्ट्रिक, जोड़ों में दर्द, कमर में चुभने वाला या झटके जैसा दर्द, सिर दर्द, पीठ दर्द, ऐसी चीजों में ये रेमेडी काम करती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति में, महिला हो या पुरुष, यौन उत्तेजना बहुत ज्यादा हो तो महिलाओं में लिकोरिया होने की शिकायत होती है, हिस्टीरिया रोग हो सकता है। वहीं पुरुषों में प्रोस्टेट जैसी समस्या भी पैदा होती है। और इसके कारण महिला हो या पुरुष दोनों के त्रिक संधि क्षेत्र में दर्द पाया जाता है। और ऐसे दोनों ही महिला पुरुष कहीं ना कहीं बवासीर के पेशेंट होते ही होते हैं, वो चाहे मामूली सी हो पर होगी जरूर। और गुदा द्वार काफी सॉफ्ट रहता है। और जो जेनाइटल पार्ट है, बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसका जो बाहरी रूप होता है वहां पर आसपास सूजन पाई जाती है। सूजन भी पाई जाएगी, वो क्षेत्र फूला हुआ मिलेगा, उसको दबाने से दर्द भी होता है। तो ये इसमें लक्षण होते हैं। तो पीठ में दर्द पाया जाता है। आंखों की चोट, आंखों पर बुरा प्रभाव, चोट लगना, हड्डियों को हड्डियां यदि किसी कारण से चटक जाएं, टूट जाएं, कमजोर हों, हड्डियों में झाड़न उत्पन्न हो जाए, पोराइसिस की शिकायत हो, शरीर में कहीं पर भी अल्सर हो, तो उसको रिपेयर करने के लिए ये रेमेडी काम करती है। पुराने समय में जैसे बचपन की चोट हो जिसकी वजह से कमर में दर्द रहता हो, रीढ़ में कोई चोट लग गई हो, पेट में, श्रोणि में कोई फोड़ा हो जाए, गांठ बन जाए, महिलाओं में सिस्ट या फेब्रॉइड की शिकायत हो, शरीर का कोई अंग अपने स्थान से हट जाए, विशेषकर कोई हड्डी हट जाए या मांस हट जाए, तो एक काफी पेनफुल स्थिति बन जाती है। उस दर्द को कम करने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही जबड़े की हड्डी जो यदि कठोर हो जाए, गांठ बन जाए, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से कमर के निचले हिस्सों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे घुटने हैं। जब चलते चलते अचानक झटका लग जाए या किसी भी कारण से घुटने की हड्डी अपने स्थान से हट जाए या कार्टिलेज कम हो जाए, तो ऐसे समय पर इस रेमेडी का प्रयोग लाभदायी होता है। ये रेमेडी वहां पर जो हड्डी अपने स्थान से बदल जाती है, उसे पोषक तत्व नहीं मिल पाते, उसको पोषण देने का काम करती है। और यदि वहां पर किसी भी वजह से कोई घाव बन जाए, अल्सर बन जाए, तो उसके उपचार करने में भी मदद करती है। इसके अलावा जहां भी हड्डी अपने स्थान से हटती है या कमजोर पड़ती है या कार्टिलेज घिस जाती है, वहां पर 99.99% सूजन पाई जाती है। क्योंकि ये रोग जब पुराना होता है तो सूजन ही उस दर्द को कम करने के लिए आती है। तो उसके उपचार के लिए भी हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमने C4 तक पढ़ा। कल हम लोग C5 के बारे में बात करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, कल मिलते हैं। गुड नाइट ऑल।